नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पे नजर डाल रहे हैं जिस पर अक्सर आप देखें तो उतना ध्यान नहीं जाता जितना अनुच्छेदों और भागों पर जाता है। और वो है संविधान की अनुसूचियां यानी स्केड्यूल्स। जी। ये सिर्फ कोई लिस्ट या टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इनमें हमारे शासन, प्रशासन और अधिकारों से जुड़े कई अहम कानूनी और प्रशासनिक विवरण छिपे हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज सरकारी दस्तावेज हैं, कुछ लेख हैं और शैक्षिक सामग्री भी हैं जिनसे हम ये जानकारी ले रहे हैं। हमारा मकसद है संविधान के इन जरूरी हिस्सों को सरल और रोचक तरीके से समझना, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो जानकारी को गहराई से मगर बिना बोझ महसूस किए समझना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अनुसूचियों की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि संविधान निर्माता जो थे वो मुख्य संविधान को मतलब जितना हो सके संक्षिप्त और सुपाठ्य रखना चाहते थे। हाँ, ताकि वो बोझिल ना रहे। हाँ, तो जो विस्तृत सूचियां थीं या लंबे प्रशासनिक विवरण थे या ऐसी जानकारी जो बार बार बदल सकती थी, उन्हें मुख्य अनुच्छेदों में डालने के बजाय अलग से अनुसूचियों में रखना ज्यादा ठीक समझा गया। ज्यादा व्यवहारिक था ये। अच्छा। और ये जानना भी दिलचस्प है कि जब 1949 में संविधान अपनाया गया तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। सिर्फ 8? हाँ, सिर्फ 8। आज ये बढ़कर 12 हो गई हैं। ओ। समय के साथ 4 नई अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये अलग-अलग संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ी गई हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक स्थिर दस्तावेज तो है ही, लेकिन साथ-साथ एक जीवित दस्तावेज भी है, जो समय और जरूरतों के हिसाब से विकसित होता रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये जानना जरूरी था। तो चलिए पहली अनुसूची से ही शुरुआत करते हैं। जी। इसे तो एक तरह से हम भारत का आधिकारिक नक्शा कह सकते हैं, है ना? हाँ, कह सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 और 4 के तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्र का पूरा ब्यौरा दिया गया है। हम्म। और आज की तारीख में देखें तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें कोई भी बदलाव अगर करना हो, जैसे किसी नए राज्य का गठन करना है या किसी राज्य की सीमा बदलनी है, हाँ। तो उसके लिए संसद को बाकायदा कानून बनाना पड़ता है। और ये प्रक्रिया संविधान संशोधन से जुड़ी है। ये दिखाता है कि भारत की जो आंतरिक सीमाएं हैं वो कितनी गतिशील रही हैं, और ये अनुसूची उस बदलाव को दर्ज करती है, उसको रिकॉर्ड करती है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पर। इसमें कुछ खास संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का जिक्र है। जी हाँ, इसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, सीएजी, जो सरकार के खर्चों का हिसाब किताब जांचने वाली संवैधानिक संस्था है। इन सब के पारिश्रमिक और सुविधाओं से जुड़े प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ये कई अनुच्छेदों से जुड़े हैं, जैसे 59, 65, 75, 97, 125, 148 वगैरह। और इसका महत्व सिर्फ वेतन तय करना नहीं है जैसा कि आपने कहा, बल्कि इन उच्च पदों की स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करना भी है, ताकि वो बिना किसी वित्तीय दबाव के अपना काम कर सकें। सही कहा। और इसी से जुड़ा है तीसरी अनुसूची का विषय, शपथ और प्रतिज्ञान। अच्छा। ओथ्स एंड अफर्मेशंस। हाँ। इसमें विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए जो शपथ या प्रतिज्ञा ली जाती है उसका प्रारूप मतलब फॉर्मेट दिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है, मतलब किन किन पदों के लिए? इसमें केंद्रीय मंत्री हैं, संसद सदस्य या संसद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य या उसका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार। ऐसे कई महत्वपूर्ण पद इसमें शामिल हैं। अच्छा। ये भी अनुच्छेद 75, 99, 124 जैसे कई अनुच्छेदों से संबंधित है। तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं हुई, ये तो संविधान के प्रति निष्ठा और पद की जिम्मेदारियों को निभाने का एक गंभीर संकल्प है जो इस अनुसूची में दर्ज है। बिल्कुल। अब चौथी अनुसूची पर आते हैं। ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से जुड़ी है। हाँ, ये जरूरी है। मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इसका निर्धारण इसी अनुसूची के आधार पर होता है। और ये किस आधार पर होता है? ये आवंटन मुख्य रूप से उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या पर आधारित होता है। ये अनुच्छेद 4 और 80 से संबंधित है। और ये आवंटन हमारे संघीय ढांचे के संतुलन को भी दिखाता है, जहां राज्यों को संसद में प्रतिनिधित्व मिलता है। जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी थोड़ी
जटिल कह सकते हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अनुसूचियों की ओर बढ़ते हैं, 5वीं और 6ठी। हाँ, 5वीं अनुसूची ये अनुच्छेद 244 के तहत आती है। ये भारत के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान करती है। विशेष प्रावधान। हाँ, इसका उद्देश्य है इन क्षेत्रों के जो विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित हैं, उनकी रक्षा करना। लेकिन ये सभी जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है ना, मैंने ऐसा सुना है। नहीं नहीं, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। अच्छा, इन 4 को छोड़कर। हाँ, उनके लिए 6ठी अनुसूची में अलग और ज्यादा विस्तृत प्रावधान है। तो 6ठी अनुसूची क्या खास करती है फिर? अनुच्छेद 244 और 275 के तहत 6ठी अनुसूची खास तौर पर इन्हीं 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था करती है। यहाँ यह दिलचस्प हो जाता है। इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या एडीसीज, एडीसीज, इनकी स्थापना का प्रावधान है। एडीसीज, इनको क्या शक्तियां होती हैं? इन परिषदों को अपने क्षेत्रों में कानून बनाने, मतलब विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय मामलों में काफी स्वायत्तता, काफी ऑटोनॉमी मिली हुई है, ताकि वे अपनी परंपराओं और जरूरतों के हिसाब से अपना शासन चला सकें। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। और क्या दूसरे क्षेत्र भी ऐसी स्वायत्तता चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हाल के समय में हमने देखा है लद्दाख और मणिपुर जैसे कुछ अन्य क्षेत्र भी 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, ओ, ताकि उन्हें भी इसी तरह की स्वायत्तता और संरक्षण मिल सके। ये दिखाता है कि ये अनुसूची कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये मांगे तो चर्चा में रही हैं। अब आते हैं उस अनुसूची पर जो भारतीय संघवाद की, मतलब फेडरलिज्म की रीढ़ मानी जाती है, 7वीं अनुसूची। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 246 के तहत ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी यानी कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती है। जी, इसमें 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट्स हैं। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट। इसमें करीब 100 विषय हैं, मूल रूप से 97 थे। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, बैंकिंग, रेलवे, डाक, जनगणना, इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के विषय। ठीक है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें करीब 61 विषय हैं, पहले 66 थे। इन पर सामान्यतः राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, जेल, भूमि वगैरह। और तीसरी है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें 52 विषय हैं, पहले 47 थे। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, विवाह और तलाक, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, बिजली, ट्रेड यूनियन, मिलावट, ये सब। तो इसका मतलब 7वीं अनुसूची ही तय करती है कि कौन किस मुद्दे पर कानून बना सकता है ना? हाँ, ये बुनियादी ढांचा तय करती है। लेकिन अगर समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना दे तो फिर क्या होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। समवर्ती सूची के विषयों पर अगर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है, तो आमतौर पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अच्छा, केंद्र का पलड़ा भारी रहता है। हाँ, इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे राष्ट्रीय हित में हो या जब 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें, तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो शक्तियों का ये विभाजन कई बार केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का कारण भी बनता है ना? जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर ये मुद्दे उठते हैं। जैसे एक मुद्दा है राज्यों की वित्तीय निर्भरता का केंद्र पर ज्यादा होना। हाँ, पैसों को लेकर। जी, या फिर कुछ केंद्रीय योजनाएं या नीतियां होती हैं, जैसे पीएम गति शक्ति योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वाला जो मुद्दा चल रहा है। हाँ। इन सब पर राज्यों को कई बार लगता है कि उनकी स्वायत्तता कम हो रही है, या संघीय ढांचे के जो सिद्धांत हैं उनका पालन ठीक से नहीं हो रहा। ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक चुनौती पेश करता है। ये वाकई एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार बहस चलती रहती है। चलिए अब 8वीं अनुसूची की बात करते हैं।
जो भाषाओं से संबंधित है। जी अनुच्छेद 344 और 351 के तहत इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की प्रमुख भाषाएं शामिल हैं। हाँ, जब संविधान लागू हुआ तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ संशोधन हुए और भाषाएं जोड़ी गईं और अब इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अच्छा, 14 से 22 कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गईं, ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, सबसे पहले 21वां संशोधन हुआ 1967 में, उससे सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी। फिर 71वां संशोधन हुआ 1992 में, उससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। ओके, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और फिर हाल ही में 92वां संशोधन हुआ 2003 में, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें जगह मिली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, वाह। तो आज इसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 22 भाषाएं शामिल हैं। ये तो भारत की भाषाई विविधता का अद्भुत प्रतीक है। क्या अंग्रेजी इसमें शामिल है? ये सवाल अक्सर आता है मन में। नहीं, ये एक रोचक तथ्य है। अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि ये भारत की एक सह आधिकारिक भाषा है और बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है। हाँ, ये बात है। और क्या और भाषाओं को शामिल करने की मांग है? ये 22 तो हो गई, पर क्या और भी कतार में है? बिल्कुल, मांगे अभी भी जारी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो करीब 38 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। 38? हाँ, 38 विभिन्न समूहों और राज्यों द्वारा ये मांग की जा रही है। इनमें भोजपुरी, राजस्थानी, तुलु, गढ़वाली, गोंडी जैसी कई भाषाएं शामिल हैं। लेकिन क्या कोई क्राइटेरिया है? मतलब किस आधार पर शामिल करते हैं? यहीं पर थोड़ी अस्पष्टता है। किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई स्पष्ट स्थापित मानदंड या प्रक्रिया तय नहीं है। इसीलिए ये मांगे अक्सर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाती हैं और इन्हें पूरा करने की कोई तय समय सीमा भी नहीं होती। ये प्रक्रिया की अस्पष्टता वाकई गौर करने लायक है। अब उस अनुसूची पर आते हैं जो अक्सर विवादों और चर्चाओं में रहती है, 9वीं अनुसूची। हाँ, 9वीं अनुसूची। इसे पहले ही संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 31B के तहत जोड़ा गया था। सबसे पहला संशोधन। हाँ, बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बचाना। मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? हाँ, मतलब उन्हें अदालतों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से रोकना था। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे क्या सोचती है? इसकी मूल सोच ये थी कि जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक न्याय और समानता लाने वाले जो सुधारवादी कानून है, हाँ, उन्हें लंबी कानूनी लड़ाइयों में उलझने से बचाया जा सके ताकि वो जल्दी लागू हों। शुरुआत में इसमें केवल 13 कानून थे। सिर्फ 13? हाँ, लेकिन समय के साथ इसमें और कानून जोड़े जाते रहे और आज इसमें करीब 284 विभिन्न केंद्रीय और राज्य कानून शामिल हैं। और आजकल ये फिर से चर्चा में क्यों है? आरक्षण के मुद्दे पे शायद? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हाल के समय में खासकर आरक्षण के मुद्दे पर ये अनुसूची फिर से प्रासंगिक हो गई है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे कुछ राज्य अपने द्वारा पारित आरक्षण कानूनों को, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से ज्यादा हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, ताकि वो 50% वाली लिमिट से बच जाएं। हाँ, उनका तर्क यही है कि ऐसा करने से इन कानूनों को 50% सीमा के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाया जा सकेगा। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो मामले में 2007 में ये स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस की तारीख। हाँ, बिल्कुल। उस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। अगर वे संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हों तो उनकी समीक्षा हो सकती है। तो ये एक तरह का कानूनी कवच तो है, लेकिन अब ये पूरी तरह अभेद्य नहीं रहा। चले अब 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। जी, 10वीं अनुसूची, इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 के तहत जोड़ा गया था। 1985 में? हाँ,
इसका मुख्य मकसद था राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, जो 1960 और 70 के दशक में विधायकों और सांसदों के बार बार पार्टी बदलने, वो जो आया राम गया राम की राजनीति कहते थे, हाँ हाँ, वो जुमला तो मशहूर है। उसी के कारण जो अस्थिरता पैदा हो रही थी उसे रोकना था। तो ये कानून काम कैसे करता है? मतलब किन आधारों पर कोई सदस्य अयोग्य, डिस्क्वालिफाइड घोषित हो सकता है? इसके तहत कुछ आधार हैं जिन पर संसद या विधानसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके तहत कुछ आधार हैं जिन पर संसद या विधानसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है। पहला, अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है। अपनी मर्जी से छोड़ दे। हाँ। दूसरा, अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के विप यानी सदन में वोटिंग को लेकर पार्टी का जो आधिकारिक निर्देश होता है, हाँ, विप, उसके खिलाफ वोट करता है या वोटिंग से अनुपस्थित रहता है और पार्टी ने उसे 15 दिनों के भीतर माफ न किया हो। अच्छा, पार्टी माफ कर दे तो बच सकता है। हाँ। तीसरा, कोई निर्दलीय सदस्य, इंडिपेंडेंट मेंबर, चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। इंडिपेंडेंट जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। नहीं। और चौथा, कोई मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। अच्छा, नॉमिनेटेड के लिए 6 महीने की विंडो है। क्या इसका कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन भी है? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है विलय का, मर्जर का। मर्जर। हाँ, अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 2/3 निर्वाचित सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं, तो न तो विलय करने वाले सदस्यों पर और न ही मूल पार्टी में रहने वाले सदस्यों पर दल बदल कानून लागू होता है। 2/3 सदस्य, ये पहले कम था शायद। हाँ, ये दिलचस्प बात है। मूल कानून जो 1985 में आया था, उसमें ये सीमा सिर्फ 1/3 थी। ओ, तब तो आसान रहा होगा। हाँ, इसे 91 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया, ताकि थोक में जो दल बदल होता था उसे और मुश्किल बनाया जा सके। लेकिन क्या ये कानून पूरी तरह सफल रहा है? इसमें क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि विवाद तो अब भी होते हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं। इसमें कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या सभापति की भूमिका। स्पीकर का रोल। हाँ, और उनके निर्णय लेने की शक्ति से जुड़ी है। कानून ये तय नहीं करता कि स्पीकर या सभापति को दल बदल के आधार पर अयोग्यता की जो याचिका आती है, उस पर कितने समय में फैसला लेना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई टाइम लिमिट नहीं। इसका क्या नतीजा होता है फिर? नतीजा ये होता है कि कई बार फैसले सालों तक लटके रहते हैं। हमने हाल ही में महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मामलों में देखा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कि कैसे इस देरी का इस्तेमाल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने या सरकार बचाने या गिराने के लिए किया जा सकता है। इसकी आलोचना इसलिए भी होती है कि ये विधायकों या सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पार्टी नेतृत्व के प्रति असहमति को दबाता है। हाँ, कि आप पार्टी लाइन से हट के नहीं बोल सकते। बिल्कुल। लेकिन इसका पक्ष ये है कि ये सरकारों को कुछ हद तक स्थिरता देता है और राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करता है। ये तो काफी पेचीदा मामला है। पक्ष भी हैं, विपक्ष भी। अब आते हैं आखिरी 2 अनुसूचियों पर, 11वीं और 12वीं। ये स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ी हैं। हाँ, और ये दोनों अनुसूचियां भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने में मील का पत्थर साबित हुई। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 जी के तहत जोड़ा गया। 73वां संशोधन 1992। हाँ, ये पंचायतों यानी ग्रामीण स्थानीय निकायों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब पंचायतों के क्या काम हैं? इसमें पंचायतों के लिए 29 कार्य क्षेत्र लिस्टेड हैं, जिन पर उन्हें कानून बनाने और योजनाएं लागू करने की शक्तियां दी जा सकती हैं। इनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। और इसी संशोधन ने महिलाओं के लिए आरक्षण भी अनिवार्य किया था ना पंचायतों में? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसने पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया। और कुछ राज्यों ने तो इसे बढ़ा भी दिया है। हाँ, बिहार जैसे कुछ राज्यों ने तो इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है।
एक दिलचस्प बात और है जो अक्सर लोग नहीं जानते। वो ये है कि इस अनुसूची के तहत जो कार्य दिए गए हैं, उनके आधार पर पंचायतों को, खासकर ग्राम पंचायतों और मुखिया को कुछ सीमित टैक्स, शुल्क वगैरह वसूलने का अधिकार भी मिलता है। अच्छा, टैक्स भी वसूल सकते हैं। हाँ, हालांकि व्यवहार में इसका कितना प्रभावी इस्तेमाल होता है, ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। समझ गया। और 12वीं अनुसूची? 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 243W के तहत जोड़ा गया। ये नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। शहरों के लिए? इसमें कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं? इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्य क्षेत्र शामिल हैं, जैसे शहरी योजना, जिसमें टाउन प्लानिंग भी शामिल है, भूमि उपयोग का रेगुलेशन और भवनों का निर्माण, सड़कें और पुल, पानी की सप्लाई, घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सबके लिए, सफाई वगैरह भी। हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कूड़ा कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं यानी फायर ब्रिगेड, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, झुग्गी सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये सब महत्वपूर्ण कार्य इसमें शामिल हैं। ये दोनों अनुसूचियां तो वाकई सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? इन 12 अनुसूचियों को देखकर ये साफ है कि ये संविधान का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप देने का, उसे लागू करने का एक अहम जरिया है। सही कहा। ये तय करती है कि देश का नक्शा क्या होगा, बड़े पदों पर बैठे लोगों को क्या मिलेगा, शपथ क्या होगी, राज्यों को राज्यसभा में कितनी आवाज मिलेगी, विशेष क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, केंद्र और राज्यों में शक्तियां कैसे बटेंगी, कौन सी भाषाएं मान्यता प्राप्त होंगी, किन कानूनों को थोड़ी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, दल बदल कैसे रुकेगा और गांव शहर का शासन कैसे चलेगा। ये सब सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के जीवन और देश की राजनीति को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। ये अनुसूचियां संविधान का अभिन्न अंग है, कोई फुटनोट्स या सिर्फ अपेंडिक्स नहीं है। ये भारत की जो जटिल कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था है, उसकी रीढ़ है। ये विविधता को समेटते हुए शासन में एक तरह की एकरूपता लाने का प्रयास करती हैं। और जैसा कि हमने देखा कि 8 से 12 अनुसूचियां हो गईं, ये समय के साथ विकसित हुई हैं, अनुकूलित हुई हैं। ये हमारे संविधान की जीवंतता और गतिशीलता का प्रमाण है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि 8वीं अनुसूची में और भाषाओं को जोड़ने की मांग है, या 9वीं अनुसूची में कानूनों को शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है, खासकर राजनीतिक कारणों से भी। हाँ, इसे देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि इन अनुसूचियों में बदलाव की जो मौजूदा प्रक्रिया है, वो भारत की बदलती सामाजिक जरूरतों और राजनीतिक गतिशीलता को सही तरह से दर्शा पाती है, या फिर क्या भाषा जोड़ने या कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए और ज्यादा स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानदंडों की जरूरत है, ताकि ये प्रक्रियाएं राजनीतिक दबाव से कुछ हद तक मुक्त रह सकें? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ भारतीय संविधान की अनुसूचियों की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।